प्यारे दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूं एक नई कहानी के साथ। आइए सुनते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है एक पुराने शहर से, जहां एक नामी व्यापारी सेठ सलीम मियां रहते थे। उनकी बीवी शबीना बेगम रूप रंग में भले ही कम थी, मगर दिल से बहुत नेक थी। सेठ सलीम मियां के मकान के सामने एक बगीचा था, जिसमें एक घना वट वृक्ष था। उसी वृक्ष की एक मजबूत शाखा पर रहता था एक तोता, जिसे दोनों पति पत्नी बेहद प्यार करते थे। उसका नाम था हकीम तोता गंगाराम। सेठ और शबीना हर रोज उसे दाना पानी देते, उसकी सेवा करते। अब वह तोता बूढ़ा हो चुका था, पंख सफेद, आवाज में खनक कम, पर उसकी समझदारी आज भी वैसी ही थी। वो अपने जीवन के अनुभवों से दूसरे पक्षियों को सिखाता, समझाता और उनका मार्गदर्शन करता था। इसीलिए सभी जीव जंतु उसका बहुत मान रखते थे। एक दिन सेठ सलीम मियां व्यापार के काम से नगर से बाहर गए। उसी शाम हकीम तोता गंगाराम ने शबीना बेगम से कहा, बेगम साहिबा, अपने शौहर को किसी और औरत के साथ अकेला छोड़कर मत जाइए। दुनिया में धोखा देने वाले चेहरे बहुत होते हैं। शबीना बेगम को हैरत हुई। उन्होंने पूछा, हकीम गंगाराम, तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो? तोता बोला, बेगम साहिबा, यूं सीधे तौर पर आप नहीं समझेंगी। एक किस्सा सुनाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। सारे पक्षी उस वृक्ष के आसपास इकट्ठा हो गए और हकीम तोता गंगाराम ने अपनी कहानी शुरू की। बहुत पुराने वक्त की बात है। एक रियासत में नवाब फैज अली हुकूमत किया करते थे। नवाब साहब थोड़े सन की तबीयत के थे। एक दिन शिकार करते करते वो जंगल की तरफ निकल गए। वहां उनकी मुलाकात एक रहस्यमयी फकीर से हुई। फकीर जलाल शाह नाम था उसका। नवाब फैज अली को दरवेशों पर बड़ा यकीन था। उन्होंने फकीर जलाल शाह से कहा, हुजूर, मेरी बेगम नाजमीन बेगम इन दिनों उम्मीद से हैं। क्या आप बता सकते हैं कि हमें बेटा होगा या बेटी? फकीर जलाल शाह ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, नवाब साहब, ये तो नहीं कह सकता कि बेटा होगा या बेटी, लेकिन अगर खुदा ना करे कि लड़की हुई तो आपकी सल्तनत पर तबाही आ सकती है। इतना सुनते ही नवाब फैज अली का चेहरा पीला पड़ गया। वो घबरा गए। तुरंत महल लौटे और नाजमीन बेगम से बोले, खबरदार, जो हमारे घर लड़की पैदा हुई, ऐसा हुआ तो तुम्हारी जान भी नहीं बचेगी और उस बच्ची की भी। नवाब फैज अली की बात सुनकर बेगम नाजमीन बेगम कांप उठी। वह जानती थी कि नवाब बहुत ही जिद्दी स्वभाव के हैं। अगर कन्या का जन्म हो गया तो वह उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। यह कहकर नवाब वहां से चले गए। अब तो बेगम नाजमीन रोज खुदा से दुआ करने लगी, या अल्लाह, मेरी कोख से बेटा ही जन्मे, वरना इस नन्ही जान का क्या होगा। खुदा की रहमत से कुछ महीनों बाद बेगम ने एक पुत्र को जन्म दिया। नवाब फैज अली बेहद खुश हुए, क्योंकि उन्हें बेटा मिला था, और बेगम इसलिए कि अगर बेटी होती तो शायद उसकी जान चली जाती। समय बीता और नाजमीन बेगम ने दोबारा गर्भ धारण किया। जब बच्ची के जन्म का समय आया, उसी दरमियान नवाब फैज अली को किसी जरूरी काम से दूसरे रियासत जाना पड़ा। रवाना होते वक्त उन्होंने नाजमीन बेगम से कठोर स्वर में कहा, अगर बेटी हो तो उसे मार डालना, मैं बेटी का चेहरा भी नहीं देखना चाहता। नवाब को लौटने में कई महीने लग गए और इस बीच बेगम ने एक सुंदर सी कन्या को जन्म दिया। जैसे ही बच्ची रोई, बेगम नाजमीन की आंखों से आंसू झरने लगे। उन्हें नवाब की बातें याद आ गईं। बेटी को मरवा देना, या खुदा, मैं इस मासूम जान की हत्या कैसे करूंगी? एक मां के लिए बेटा बेटी बराबर होते हैं। वह बुदबुदाई। तभी उनकी एक वफादार दासी उनके पास आई और बोली, मालकिन, घर में लक्ष्मी आई है और आप रो रही हैं, क्या बात है? नाजमीन बेगम ने सिसकते हुए कहा, जो नहीं होना चाहिए था वही हो गया। नवाब साहब का फरमान है कि अगर बेटी हो तो उसे मार दिया जाए। दासी ने एक गहरी सांस ली और बोली, आप फिक्र ना करें, आप नवाब साहब से कह देना कि बच्ची को मार दिया गया है। मैं उसे सबके सामने ले जाऊंगी, पर सच ये होगा कि मैं उसे जिंदा रखूंगी। उसे अपनी भतीजी कहकर पालूंगी, वो भी मेरी बेटी ही होगी। ये सुनकर नाजमीन बेगम की आंखों में उम्मीद की एक रोशनी आ गई। उन्होंने दासी को कुछ सोने के जेवर और पैसे दिए और बोली, दासी माँ, आज से तुम मेरी बेटी की माँ हो। तुम्हारा ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। मगर ये राज कभी खुलना नहीं चाहिए।
पूरा महल जान गया कि दासी ने नवाब के आदेशानुसार बच्ची को मार दिया है, पर हकीकत में उस बच्ची को दासी अपने घर ले आई और बड़े प्यार से उसका पालन पोषण करने लगी। जब भी बेगम को अपनी बेटी की याद आती, वह चुपके से दासी के पास जाती या दासी उसे महल ले आती और कहती कि ये उसकी भतीजी है। वक्त गुजरता गया, वो कन्या अब सयानी होती जा रही थी। भले ही वह रियासत में नहीं पली थी, मगर उसके हाव भाव किसी शहजादी से कम नहीं थे। जब वह जवान हुई तो दासी ने उसे महल लाना बंद कर दिया। वह अब सिर्फ अपने घर में रहती थी। एक दिन की बात है, नवाब फैज अली नगर भ्रमण पर निकले। तभी उनकी नजर दासी के घर की छत पर पड़ी, जहां वह लड़की स्नान के बाद अपने बाल सुखा रही थी। उसका सौंदर्य देखते ही नवाब स्तब्ध रह गए। या खुदा, ये कौन है? किसी रियासत की शहजादी लगती है, उन्होंने मंत्री से पूछा। मंत्री ने पता लगवाकर बताया, हुजूर, ये तो एक बूढ़ी औरत की भतीजी है। उस दिन के बाद नवाब फैज अली अपने महल लौट तो आए, पर रात भर करवटें बदलते रहे। आंखें मूंदते ही उस नवयुवती का चेहरा उनकी आंखों के सामने तैरने लगता। सुबह होते ही उन्होंने वजीर से कहा, वजीर साहब, वह लड़की तो जैसे मेरे दिल में समा गई है। उसकी मोहनी सूरत ने मेरी नींदें छीन ली हैं। मैं अब उसके बिना नहीं रह सकता। तुम कुछ सिपाहियों को लेकर जाओ और उस बुजुर्ग महिला से मेरी ओर से लड़की का हाथ मांगो। नवाब के आदेश पर वजीर कुछ सैनिकों को साथ लेकर दासी माँ के घर पहुंचे। उन्होंने अदब से कहा, दासी माँ, हमारे नवाब साहब आपके घर की उस कन्या से निकाह करना चाहते हैं। उन्हें अपनी मलिका बनाना चाहते हैं। वजीर की बातें सुनकर दासी माँ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके मन में तूफान उठने लगा। या अल्लाह, यह तो वही कन्या है जो नवाब फैज अली की अपनी बेटी है, और उन्हें इस बात का इल्म नहीं। उन्होंने तुरंत इनकार कर दिया। हुजूर, मैं एक गरीब औरत हूं। मेरी भतीजी नवाब साहब के लायक नहीं। आप दोबारा इस रिश्ते की बात न कीजिए। वजीर ने बहुत समझाया, कई बार कहा, ए दासी माँ, तुम अपना नसीब क्यों ठुकरा रही हो? यह तो इज्जत की बात है कि हमारे नवाब खुद रिश्ता भेज रहे हैं। मगर दासी माँ किसी भी हालत में राजी नहीं हुई। वजीर हार कर लौट गया और सारी बात नवाब को बताई। अगले दिन नवाब ने और सैनिक भेजे, उन्हें लालच देने का आदेश दिया। जेवर, धन, ऊंचा ओहदा, यहां तक कि उन्हें डराया भी गया। मगर दासी माँ टस से मस न हुई। जब यह खबर नवाब फैज अली को मिली तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उन्होंने आदेश दिया, उस औरत को दरबार में हाजिर करो, जल्दी। सैनिक दौड़ते हुए गए और दासी माँ को पकड़कर महल ले आए। वहां उसके साथ सख्ती की गई, कोड़े मारे गए। दर्द से बिलखते हुए दासी माँ ने हकीकत बयां कर दी। मालिक, वह लड़की आपकी ही सगी बेटी है। आपकी बेगम नाजमीन ने एक दिन मुझे उसे मारने का हुक्म दिया था, मगर मैंने उसे बचा लिया। उसे अपनी भतीजी बताकर पाला पोसा, बड़ा किया। अगर आप उसी से निकाह करेंगे तो बहुत बड़ा पाप होगा। यह सुनते ही नवाब फैज अली जैसे पत्थर के हो गए। माथा पकड़ लिया और बोले, या खुदा, मैं अपनी ही बेटी से निकाह करने जा रहा था, तूने मुझे पाप से बचा लिया। गुस्से में आकर उन्होंने अपने छोटे बेटे रईस जमील को बुलाया और कहा, बेटा, उसे जंगल में ले जाकर उसका सर कलम कर दो। उसकी आंखें निकालकर सबूत के तौर पर मेरे सामने लाओ। रईस जमील, जो अब जवान हो चुका था, यह हुक्म सुनते ही कांप गया। वह सोचने लगा, इतने बरसों बाद बहन मिली है और अब मुझे उसी को मारना है। यह पाप मुझसे नहीं होगा। लेकिन वह जानता था कि अगर इनकार किया तो पिता किसी और से वह काम करवा लेंगे। मजबूरी में वह बहन को साथ लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसका दिल टूटता गया, आंखों से आंसू बहने लगे। अंत में वह रुक गया और बहन से कहा, बहना, मैं तुझे नहीं मारूंगा। नहीं, मैं तुझे इस जंगल में छोड़ देता हूं। तेरी किस्मत तुझे जहां ले जाए। बहन रोते हुए बोली, भैया, मुझे मार डालो, मेरी आंखें निकाल लो, वरना अब्बू तुझे भी मार डालेंगे। वे दोनों भाई बहन एक दूसरे से लिपट कर बहुत रोए। दुख और डर ने उन्हें घेर लिया था। तब रईस जमील ने निर्णय लिया, मैं तुझे जिंदा छोड़ दूंगा, अल्लाह तुझ पर रहम करेगा, मैं अब्बू को किसी तरह मना लूंगा। इतना कहकर वह गया। जंगल में एक हिरण को मारा, उसकी आंखें निकाल ली और सबूत के तौर पर महल ले आया। उसके बाद वह अपने महल लौट आया और अपने पिता नवाब फैज अली के सम्मुख पहुंचा।
हिरण की दोनों आंखें दिखाते हुए कहा, अब्बा हुजूर, मैंने उस बला को खत्म कर दिया और उसकी लाश नदी में फेंक दी। वे आंखें देखकर नवाब फैज अली को भी विश्वास हो गया कि सचमुच उसके बेटे ने उस लड़की को मार डाला है। सुनकर नवाब बेहद प्रसन्न हुए। इधर रानी नाजमीन बेगम ने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और सख्त लहजे में पूछा, बेटा, क्या वाकई तू अपनी बहन को मार आया है? तब राजकुमार ने कहा, अम्मी जान, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने अपनी बहन को नहीं मारा, बल्कि उसे जंगल में छोड़ आया हूं। यह सुनकर नाजमीन बेगम की आंखों में राहत के आंसू आ गए। उन्होंने सजदे में सिर झुकाकर दुआ की, या अल्लाह, तूने मेरे बेटे को नेक राह दिखाई, तेरा लाख लाख शुक्र है। मेरी बेटी अब उस वीराने जंगल में अकेली भटक रही होगी। उसकी हिफाजत करना और उसे किसी ऐसे मुकाम तक पहुंचा देना जहां उसकी जिंदगी की नई शुरुआत हो सके। इधर जंगल में राजकुमारी वृक्षों के पत्ते और फूल खाकर किसी तरह अपनी जिंदगी की सांसें खींच रही थी। कांटों, झाड़ियों और पत्थरों के बीच उसके कपड़े चिथड़े हो चुके थे। एक दिन तो ऐसा आया कि उसके जिस्म पर नाम मात्र का वस्त्र भी नहीं बचा। इसी जंगल में दूसरे राज्य का एक राजा गुलाब सिंह शिकार खेलने आया। उसी वक्त जब राजकुमारी फल तोड़कर खा रही थी, उसके कानों में घोड़ों की टापों की आवाज आई और वह डर के मारे घनी झाड़ियों में जा छिपी। राजा ने झाड़ियों के पीछे कोई हलचल देखी तो आवाज लगाई, कौन है वहां? बाहर आओ, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। भीतर से धीमी आवाज आई, ए मुसाफिर, मैं एक दुखियारी औरत हूं। मेरे जिस्म पर कपड़ा नहीं है। अगर तुम कोई वस्त्र मुझे दे दो तो मैं बाहर आ जाऊं। राजा हैरान रह गया कि घने जंगल में एक औरत कैसे आ गई। उसने अपने गले की चादर उतारकर झाड़ियों में फेंकी। राजकुमारी ने उससे अपना तन ढका और बाहर निकली। जब राजा गुलाब सिंह ने उसे देखा तो मंत्रमुग्ध हो गया। ऐसी हुस्न वाली स्त्री मैंने कभी नहीं देखी। यह तो मेरी बेगम बनने के काबिल है। फिर उसने कहा, मैं चंदनपुर का राजा गुलाब सिंह हूं। तुम चाहे जो भी हो, अब मैं तुम्हें अपनी बेगम बनाना चाहता हूं। राजकुमारी भी इस रिश्ते के लिए राजी हो गई। राजा उसे अपने राज्य ले आया, लेकिन सीधा महल न ले जाकर अपने पिता के पुराने भरोसेमंद मंत्री भूपचंद के घर ले गया। वहां पहुंचकर उसने कहा, काका, इस लड़की को अपनी बेटी समझो। मैं इससे निकाह करना चाहता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इसे पहले तुम्हारे घर रखूं ताकि लोग बेवजह बातें न बनाएं। बुजुर्ग मंत्री भूपचंद जी ने कहा, महाराज, यह मेरी बेटी है, जब चाहो इसे ब्याह कर ले जाइए। इसके बाद राजा गुलाब सिंह ने अपने मंत्री और सेनापति से कहा, कल सुबह इस घर में जाओ और मेरी तरफ से इसकी बेटी का रिश्ता मांग कर आओ। अगले दिन सेनापति और मंत्री उस मंत्री भूपचंद जी के घर गए और बाकायदा निकाह की रस्में अदा की गई। कुछ ही दिनों में वह लड़की अब राजकुमारी राजा गुलाब सिंह आईएएस की बेगम बन गई। राजा कभी उसकी पहचान पूछे बिना ही 2 वर्षों तक उससे बेहद मोहब्बत से रहा। जब पहली बार उसकी बेटी ने जन्म लिया तो राजा की खुशी दोगुनी हो गई। राजा ने एक दिन कहा, अब जब हम एक बेटे के वालिद हैं तो मुझे बताओ कि तुम कौन हो, कहां से आई हो। लेकिन राजकुमारी ने बात को किसी तरह टाल दिया। फिर जब दूसरा बेटा हुआ, राजा गुलाब सिंह ने फिर वही सवाल दोहराया। रानी अपने अतीत की बातों को अपने शौहर नवाब गुलाब सिंह से छुपा कर रखना चाहती थी, लेकिन बादशाह का मन बहुत व्याकुल था। वे अपनी बेगम की जिंदगी के हर पहलू को जानना चाहते थे। राजकुमारी जानती थीं कि बादशाह उन्हें बेहद चाहते हैं, इसलिए उन्होंने एक शाम अपने दिल का हर जख्म खोलकर बादशाह के सामने रख दिया। जब राजा गुलाब सिंह ने राजकुमारी की दुख भरी दास्तान सुनी तो उनकी आंखों से भी आंसू निकल पड़े। उन्होंने अफसोस के साथ कहा, हाय, कैसा बेदर्द बाप था तुम्हारा। फिर बोले, अगर मैं तुम्हें नवाब फैज अली के पास ले चलूं तो क्या तुम चलोगी? पहले तो राजकुमारी ने मना कर दिया, लेकिन बादशाह के बार बार आग्रह करने पर वह तैयार हो गई। अगले दिन राजा गुलाब सिंह ने रथ सजवाया और राजकुमारी को नवाब फैज अली के महल तक भेजने का बंदोबस्त कर दिया। चूंकि बादशाह को एक बेहद जरूरी काम से दूसरे नगर जाना पड़ा, उन्होंने अपने मंत्री और सेनापति को आदेश दिया कि वे बेगम को हिफाजत के साथ फैज अली के महल तक जाएं। राजकुमारी को समझाते हुए राजा गुलाब सिंह बोले, तुम घबराना मत, मैं तुमसे पहले तुम्हारे माता पिता के पास पहुंच जाऊंगा।
मंत्री और सेनापति एक टुकड़ी के साथ राजकुमारी को लेकर रवाना हुए। सफर लंबा था। रास्ते में शाम हो गई तो सबने तंबू गाड़कर पड़ाव डाला। राजकुमारी का तंबू लग चुका था। ठीक उसके बराबर में मंत्री ने भी अपना तंबू लगवा लिया। राजकुमारी भड़क उठी, ए वजीर, तुम जानते हो मैं बादशाह की बेगम हूं और एक नवाब की बेटी भी। मेरे बराबर में तंबू क्यों लगवाया गया? मंत्री ने विनम्रता से कहा, बेगम साहिबा, हमें आपकी हिफाजत के लिए भेजा गया है। अगर कुछ हुआ तो नवाब को क्या जवाब देंगे? बेगम के मना करने पर भी मंत्री अपनी जिद पर अड़ा रहा। रात को सब थके हुए थे और जल्दी सो गए, लेकिन दूसरी पहर में मंत्री चुपके से राजकुमारी के तंबू में दाखिल हो गया। राजकुमारी ने जैसे ही उसे देखा, झट से उठ बैठी और ललकारते हुए बोली, खबरदार, अगर आगे बढ़े तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। लेकिन मंत्री ने उनकी बात नहीं मानी। जब वह और करीब आने लगा, तब राजकुमारी ने अपने बड़े बेटे को सामने खड़ा कर दिया और बोली, अगर तुझ में जरा भी इंसानियत है तो मेरे बेटे की कसम खाकर बाहर निकल जा। लेकिन वासना का अंधा मंत्री नहीं माना और तलवार निकालकर राजकुमारी के बेटे का सिर काट दिया। राजकुमारी जमीन पर गिर पड़ी, चीख पड़ी, लेकिन हालात से हार नहीं मानी। वो बोली, ठहरो, मैं अभी आती हूं। फिर अपने छोटे बेटे को साथ लेकर जंगल की ओर भाग गई और रात भर झाड़ियों में छिपी रही। सुबह जब लौटी तो बेटे की लाश देखकर उनका कलेजा छलनी हो गया, लेकिन मजबूरी में आगे बढ़ती रही। अगले दिन जब दूसरा पड़ाव पड़ा, तब सेनापति ने तंबू लगाया गया। उसने सेनापति से तंबू दूर लगाने को कहा, लेकिन उसने भी इनकार कर दिया। आधी रात को सेनापति भी राजकुमारी के खेमे में दाखिल हो गया। राजकुमारी ने फिर ललकारा, तुम जानते हो मैं कौन हूं? नवाब की बेगम हूं, फैज अली की बेटी हूं। यह सब जानते हुए भी मेरी इज्जत पर हाथ डालने चले आए। लेकिन वासना में अंधा सेनापति नहीं माना। राजकुमारी ने अपने छोटे बेटे को सामने खड़ा कर उसकी कसम दी, मगर शैतान बन चुका। सेनापति आगे बढ़ा और उस मासूम का भी सिर काट दिया। जब सेनापति ने राजकुमारी के बेटे का सिर कलम कर दिया तो राजकुमारी घबरा गई। वह दौड़ती हुई किसी तरह अपने खेमे से बाहर निकली और जंगल की ओर भाग गई। उसे लगा कि अब उसका सब कुछ खत्म हो चुका है, बेटा भी मर चुका है और उसका जीवन भी अब व्यर्थ है। भागते भागते वह एक नदी के किनारे पहुंची और निराशा में उसने नदी में छलांग लगा दी। नदी के प्रवाह में बहती हुई वह बेहोशी की हालत में अपने पिता के राज्य की सीमा में आ पहुंची। वहीं नदी के किनारे कुछ सन्यासी स्नान के लिए आए हुए थे। उन्होंने राजकुमारी को बेहोश पड़ा देखा। वे उसे उठाकर अपने आश्रम डेरे में ले आए। कुछ सन्यासी आपस में झगड़ने लगे। एक बोला, मैं इससे विवाह करूंगा। दूसरा बोला, नहीं, मैं करूंगा। तब उनके गुरुजी ने उन्हें रोका और कहा, यह स्त्री अत्यंत तेजस्वी और भाग्यशाली है। यदि यह हमारे डेरे में बहन बनकर रहे तो हमारे लिए बहुत ही शुभ होगा। गुरुजी की बात मानकर वे सभी सन्यासी राजकुमारी को अपनी बहन मानकर आश्रम में रखने को राजी हो गए। राजकुमारी वहां शांतिपूर्वक रहने लगी। एक दिन गुरुजी को राजा के दरबार में जाने का अवसर मिला। राजकुमारी जानती थी कि वह स्थान उसके पिता का ही राज दरबार है। उसने गुरुजी से कहा, महाराज को किस्से कहानियां सुनने का बहुत शौक है। आप महाराज से कहिए कि मेरी बेटी यानी मैं उन्हें एक अत्यंत सुंदर और दिलचस्प किस्सा सुनाएगी। इसके बदले हमें कुछ इनाम मिल सकता है। गुरुजी ने वैसा ही किया। वे दरबार में उपस्थित हुए और बोले, बादशाह सलामत, मेरी बेटी आपके दरबार में एक अत्यंत दिलचस्प और मनोरंजक किस्सा सुनाना चाहती है। हमें बस आपकी अनुमति की आवश्यकता है। राजा, जो पहले ही किस्सों का बड़ा शौकीन था, खुशी से राजी हो गया और कहा, ठीक है, जरूर सुनाइए। राजकुमारी ने एक शर्त रखी, मैं पर्दे के पीछे रहकर किस्सा सुनाऊंगी। राजा ने कहा, बिल्कुल बेटी, जैसे तुम्हारी इच्छा। राज दरबार सज गया। वह अपनी जगह पर आकर बैठ गई और नवाब फैज अली से कहने लगी, हे नवाब साहिब, आज मैं आपके लिए एक बेहद दर्द भरी दास्तान लेकर आई हूं। अगर इस किस्से को शुरू करने से पहले किसी को कोई जरूरी काम है तो अभी दरबार से उठकर जा सकता है, लेकिन जैसे ही मैं अपनी दास्तान शुरू कर दूं, अगर कोई बीच में से जाएगा तो मैं उसी समय किस्सा सुनाना बंद कर दूंगी। नवाब फैज अली बोले, बेटी, तुम किस्सा सुनाओ, हम जैसा तुम कहोगी वैसा ही करेंगे।
दरबार से कोई बीच में नहीं उठेगा। अब दरबार सज चुका था। सब लोग, उसका शौहर, वह गद्दार मंत्री और सेनापति वहां मौजूद थे। अब राजकुमारी ने दरबार में अपनी दास्तान शुरू की। कहने लगी, हे दरबारियों, इस किस्से को बहुत ध्यान से सुनना। एक मुल्क में एक नवाब रहता था जो बड़ा ही जालिम था। उसे अपनी बेटियों से सख्त नफरत थी। उसने ऐलान किया था कि अगर उसके घर बेटी पैदा हुई तो उसे कत्ल कर दिया जाएगा। एक दिन जब बेटी ने जन्म लिया तो नवाब ने अपने बेटे को हुक्म दिया कि वह उसे जंगल में ले जाकर मार डाले और सबूत के तौर पर उसकी आंखें निकाल कर लाए। अब नवाब फैज अली को उस कहानी में कुछ जाना पहचाना लगने लगा। वह सोच में पड़ गए और बोले, इस किस्से को आगे सुनाया जाए। और उन्होंने अपनी मोतियों की माला फकीर योगी के पास उछाल दी। राजकुमारी आगे कहने लगी, लेकिन उस भाई ने अपनी बहन को मारा नहीं, बल्कि जंगल में छोड़कर वापस लौट गया। वह लड़की अकेली भूखी प्यासी भटकती रही। वह वृक्षों के फल पत्ते खाकर जीती रही। एक दिन एक राजा घोड़े पर सवार आया। उसने उस लड़की को देखा जो निर्वस्त्र थी। उसने अपनी चादर उसे दी और अपने नगर ले गया। बिना कुछ जाने समझे उस राजा ने उस लड़की से निकाह कर लिया। वह लड़की अब उस मुल्क की रानी बन चुकी थी। फिर एक दिन उसके शौहर ने उससे उसकी जिंदगी की कहानी पूछी। जब राजकुमारी ने अपने बाप की करतूतें बताई तो उसका शौहर बहुत दुखी हुआ। उसने तय किया कि वह उसे उसके बाप से मिलवाएगा, लेकिन एक गलती कर दी। उसने अपनी बीवी और बेटों को खुद न ले जाकर अपने मंत्री और सेनापति के साथ रवाना कर दिया। और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि कहते हैं चाहे कोई कितना भी करीबी हो, अपनी जवान बीवी, बहन या बेटी को किसी गैर मर्द के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। रास्ते में जब सूरज ढल गया तो डेरा डालने का निर्णय लिया गया। मंत्री ने अपना डेरा राजकुमारी के डेरे के पास लगवा दिया। रानी ने इसका विरोध किया, मगर वह माना नहीं। रात के सन्नाटे में मंत्री ने राजकुमारी के साथ जबरदस्ती की कोशिश की और जब वह नहीं मानी तो उसके एक बेटे को कत्ल कर दिया। उस राजकुमारी ने बड़ी मुश्किल से जंगल की ओर भागकर अपनी इज्जत बचाई। सुबह लौटने पर अपने बेटे की लाश देखी। इस किस्से को सुनकर दरबार में बैठे मंत्री का चेहरा पीला पड़ने लगा। वह उठकर जाने की कोशिश करने लगा, मगर नवाब फैज अली ने डांट कर उसे बैठा दिया। फिर राजकुमारी ने कहा, अगले पड़ाव पर जब रात को फिर से डेरे लगाए गए तब सेनापति ने भी वही हरकत दोहराने की कोशिश की, लेकिन राजकुमारी ने उसे अपने छोटे बेटे की कसम देकर रोका। अब सेनापति की भी हालत खराब होने लगी। वह भी कांपने लगा। वह भी उठकर भागने को हुआ तो नवाब फैज अली ने डांट कर उसे वहीं बैठा दिया। उन्होंने गरजते हुए कहा, क्यों भाई, सच्चाई तुम्हारे हलक से नीचे नहीं उतर रही क्या? सेनापति शर्म और डर से अपना चेहरा झुकाकर चुपचाप बैठ गया। इधर किस्सा आगे बढ़ा। राजकुमारी कहने लगी, उसके बाद सेनापति ने रानी के छोटे बेटे को भी बेरहमी से कत्ल कर दिया। जब वह गलत इरादे से रानी के पास बढ़ा, उसी समय मैं किसी तरह जान बचाकर वहां से भाग निकली और एक नदी में कूद गई। लेकिन किस्मत ने वहां भी उसे नहीं छोड़ा। नदी में बहते बहते वह जंगल के दूसरे छोर तक जा पहुंची, जहां उसे 6 फकीर, जो खुद को सन्यासी कहते थे, मिल गए। वे पाखंडी साधु उस अकेली लड़की को देखकर उसे अपनी पत्नी बनाना चाहते थे, परंतु उनके गुरु फकीर योगी राज ने उन्हें यह घिनौना पाप करने से रोका। गुरु की बार बार समझाने पर उन साधुओं ने उस राजकुमारी को अपनी बहन के रूप में स्वीकार कर लिया। इसके बाद वे सब उस प्रदेश के राजा यानी नवाब फैज अली के दरबार में जाकर कहानी सुनाने लगे। इतनी बात होते ही राजकुमारी ने अपना घूंघट हटाया और सीधे नवाब के सामने आकर खड़ी हो गई। अपनी कन्या को देखकर नवाब फैज अली की आंखें भर आईं। उधर राजा गुलाब सिंह की भी आंखें भीग गईं जब उसने अपनी पत्नी नाजमीन बेगम को सामने देखा। लेकिन पुत्रों की मृत्यु का शोक अभी भी राजा गुलाब सिंह को कचोट रहा था। उसने नवाब से विनती की, हुजूर, मेरा मंत्री और सेनापति ही मेरे सबसे बड़े शत्रु हैं। मुझे इन्हें दंड देने की आज्ञा दीजिए। अनुमति मिलते ही राजा गुलाब सिंह ने दोनों दुष्टों के सर कलम कर दिए। पापियों को उनके पापों का दंड मिल चुका था। नवाब फैज अली ने अपनी बेटी को गले से लगाकर बार बार क्षमा मांगी। बेटी ने मुस्कुराकर अपने पिता को माफ कर दिया। फिर कुछ दिन राजकुमारी अपने पति और माता पिता के साथ नवाब के महल में रही।
इसके बाद बड़ी धूमधाम से उसकी विदाई की गई। राजा गुलाब सिंह अपनी पत्नी को लेकर अपने नगर लौट आया और सुखपूर्वक जीवन बिताने लगा। कुछ समय बाद रानी ने एक पुत्री को जन्म दिया। अब तो जैसे उनकी सारी खोई हुई खुशियां लौट आई थीं। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि माँ का प्रेम सबसे पवित्र होता है, जो किसी भी डर के आगे नहीं झुकता। नाजमीन बेगम ने अपनी बेटी की जान बचाने के लिए झूठ का सहारा लिया, लेकिन उस झूठ में ममता की सच्चाई थी। दासी ने भी पराई संतान को अपनाकर सच्ची माँ की मिसाल पेश की। ये कहानी यह भी सिखाती है कि बेटा बेटी में भेदभाव समाज के लिए घातक है। किसी फकीर की बातों पर आंख बंद कर विश्वास करना विनाश का कारण बन सकता है। इंसानियत और प्रेम सबसे बड़ा धर्म है। प्यारे दोस्तों, ये थी आज की मोटिवेशनल कहानी। अगर यह कहानी आपको पसंद ही हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाली हर नई कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।